हेलो एवरीवन, आई एम मयूर चौधरी, आपका अपना सोशल साइंस एजुकेटर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो एज यू ऑलरेडी नो, लास्ट वीडियो में हम बुक ओवरव्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, मैं आप सभी के लिए वन शॉट की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अब हम आज क्या करने वाले हैं? सो आज हम यहां पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस आज का हमारा यहां फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। यहां ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल साइंस एक्चुअल में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखिए, हम चैप्टर ओवरव्यू की अगर बात करें तो हम पहले इंट्रोडक्शन यहां देखने वाले हैं इस चैप्टर का। मतलब हम समझेंगे कि एक्चुअल में सोशल साइंस होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो सोशल साइंस नाम की चीज है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे अपना रोल प्ले करती है, क्या इसका रोल है एक्चुअल में हमारी एवरीडे लाइफ में। फिर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, मतलब टाइम और ट्रेडिशन के साथ में कैसे जो सोसाइटी है वो चेंज हुई है, उसके बारे में हम यहां समझेंगे। साथ ही यहां हम फिर देखेंगे सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं। एक्चुअल में किसी भी इवेंट के लिए सिर्फ एक डिसिप्लिन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन की यहां पर स्टडी करते हैं। वैसे ही हम यहां पर इन डिसिप्लिन्स में क्या देखने वाले हैं? सो हम देखेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन सारी चीजों को हम यहां पर समझने वाले हैं। वन बाय वन हम इन सभी चीजों को यहां पर डील करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सोशल साइंस होता क्या है, क्योंकि ये चैप्टर हमें यही बताने वाला है, ये सोशल साइंस को ही समझाने वाला है। ब्रिज चैप्टर है, आगे आने वाली जितनी भी चीजें होने वाली, जितने भी चैप्टर होने वाले हैं, अगर उन सभी को आप आपस में लिंक करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज सोशल साइंस। अब समझना एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो सोशल साइंस वर्ड है ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक, तो जब हम इसकी बात करते हैं कि वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ, सो यहां पर आपको सबसे पहले एक वर्ड दिखाई देगा जो होगा सोशल। ठीक है, अब ये जो सोशल वर्ड है ये कहां से ओरिजिनेट होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में एक वर्ड हुआ करता था जिसे कहा जाता था सोशियालस। ठीक, किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो ध्यान रखेंगे ये एक्चुअल में लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता था। अब ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड जो है सोशियालिस, इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है सोसाइटी। सोसाइटी समझते हैं, मतलब आपका समाज। ठीक, हम बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, वो हमारी सोसाइटी होती है। आप किसी बिल्डिंग में रहते होंगे, किसी सोसाइटी में रहते होंगे, आप ऐसा कहते होंगे। सो ये जो सोसाइटी है, ठीक, ये सोशलिस्ट वर्ड से ही ये चीज निकल कर आई और फिर इसी से क्या किया गया? इसे सोशल बना दिया गया। मतलब जब हम अपनी लैंग्वेज में से यूज करने लगे, इंग्लिश में से यूज करने लगे, तो हमने कहा कि यही क्या होगा? सोशल। क्लियर हो गया? मतलब एक्चुअल में सोशल का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी जो है वही सोशल है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज की बात करें, जो दूसरा वर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है दैट इज साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? तो बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में इस चीज को समझिएगा कि साइंस जो वर्ड है एक्चुअल में उसका मतलब यहां पर क्या होता है? उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी। सो ये सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब ये है कि हम एक्चुअल में यहां क्या करने वाले हैं, इन दोनों वर्ड्स को जब हम मिला देंगे। यहां मैंने कहा कि सोशल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सोसाइटी, और साइंस का मतलब हुआ सिस्टमैटिक स्टडी। मतलब हम यहां पर सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले हैं और इसी चीज को सोशल साइंस कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, हम एक्चुअल में अपनी सोसाइटी की एक सिस्टमेटिक स्टडी करने वाले हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल है उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे होते हैं। क्लियर? अब यहां कोर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वर्ड्स पे आइए, इसे समझिए। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को ही क्या कहा जाता है? सोशल साइंस कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोशल साइंस एक्चुअल में क्या होता है। ध्यान रखेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप्स। क्लियर? सो इस तरीके से हम इस चीज को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब धीरे धीरे करके हम
हम देखेंगे कि यहां पर ये हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सोशल साइंस जो है वो एक्चुअल में हमारी एवरीडे लाइफ में काम करने वाला है। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजें हमें यहां दिखने को मिलने वाली। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बियॉन्ड द सरफेस इट गोज बियॉन्ड व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर टू एक्सप्लेन। ओके, अब यहां पर एक चीज समझ लो, ये जो सोशल साइंस है सिर्फ ये नहीं बताता कि ये चीज यहां पर हुई है, नहीं, ये बताता है कि ये चीज हुई क्यों है। मतलब ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। जैसे कि हम बात करें, आपके दिमाग में ये चीज होती होगी, व्हाई हिस्टोरिकल एंड सोशल इवेंट ऑकर। मतलब हम अगर बात करें कि भाई चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट इमेजिन हम बात कर रहे हैं अभी कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक, आप में से बहुत सारे लोग वहां रहते भी होंगे। आपने देखा होगा हर साल यहां पर आपको एक प्रॉब्लम सुनाई देती है जिसे कहा जाता है फॉग, या फिर मैं कहूं कि यहां पर इसे कहा जाता है स्मॉग, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका मतलब क्या होता है, धुंध, है ना। लोगों के व्हीकल आपस में टकराते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये दिल्ली में होता है, ठीक है, पर ये कौन बताता है कि एक्चुअल में इसके पीछे का कारण क्या है? ये रीजन जो है वो कौन बताता है? वो रीजन सोशल साइंस बताता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है? चलो मैं बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, दिल्ली के आसपास के रीजन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर स्टबल बर्निंग होती है। क्या होती है? स्टबल बर्निंग होती है। मतलब एक्चुअल में जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके उन्हें कट करने, हार्वेस्ट करने के बाद में जो पार्ट बच जाता है उसे जला दिया जाता है। जो फार्मर्स है उसे जला देते हैं कई बार। बाकी हम देखेंगे कि दिल्ली जो है वहां पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है तो पॉल्यूशन उसके कारण भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, यहां पर स्मॉग जो है, फॉग जो है वो बनने लगता है क्योंकि ये जो पूरा पॉल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है वहां के एटमॉस्फेयर में, और इसलिए ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें कौन बता पा रहा है? ये सोशल साइंस बता पा रहा है। सो इस तरीके से एक्चुअल में सोशल साइंस जो है वो काम करता है। दूसरी चीज की बात करेंगे, हाउ पीपल को एग्जिस्ट एंड लिव टुगेदर। मतलब कैसे लोग साथ में रहते हैं, कैसे को एग्जिस्ट करते हैं और साथ में रहते हैं। आपने देखा होगा आपकी ही सोसाइटी में, मे भी हो सकता है आप किसी फ्लैट में रहते होंगे और उस बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कल्चर के लोग जो है वो साथ में रहते होंगे। सो एक्चुअल में इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ ओरल लॉज बने हुए हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिटन तो नहीं है पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहना है। सो ये चीजें भी क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि सोशल साइंस यहां पर है, और इन्हीं चीजों की स्टडी को ही तो सोशल साइंस कहा जाता है कि ह्यूमन रिलेशन एक्चुअल में एक साथ में कैसे बने हुए, जब हम इसकी स्टडी करते हैं दैट इज सोशल साइंस। फिर हम बात करें हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। क्या एनवायरमेंट ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है? क्या जो हमारा पर्यावरण है वो हमारी लाइफ पर कोई इंपैक्ट डालता है? तो हाँ बिल्कुल डालता है, पर ये पता कहां से लगेगा? ये पता लगेगा सोशल साइंस से ही। जैसे कि हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफीज की, अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह का टराइन जो है वो अलग अलग है तो वहां का लाइफ स्टाइल भी वैसा ही होने वाला है। जस्ट इमेजिन हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एक कोस्टल एरिया में रहता होगा। कोस्टल एरिया आई होप आप लोग समझते होंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं वो कोस्टल एरिया में रहता है तो उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है उन लोगों से जो एक लैंड लॉक्ड स्टेट में रहते हैं। मतलब अगर कोई कोस्टल एरिया में रहता है तो उसके पास में ही क्या होने वाला? ओशन होने वाला, सी होने वाली है। उसकी फूड हैबिट्स अलग होगी, राइट। वो वहां पर कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करता होगा जो सी फूड की कैटेगरी में आती होगी। पर जो पर्सन, अगर हम कहें कि वो लैंड लॉक्ड स्टेट में रहता है, जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं जिसकी बॉर्डर किसी भी प्रकार के कोई भी ओशन या सी से नहीं लगती, ठीक। सो वहां पर क्या वो सी फूड कंज्यूम करते होंगे? अगर करते भी होंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में करते होंगे। सो ये एक्चुअल में जो एनवायरमेंट है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को। क्लियर हो पा रहा है? फिर आगे बढ़ेंगे, हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एंड इकोनॉमीज ऑपरेट। सो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है और इकोनॉमीज कैसे ऑपरेट होती है। अब देखो ध्यान देना इस चीज पर कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, ये चीज भी हमें सोशल साइंस बताता है और इसकी स्टडी को भी सोशल साइंस ही कहा जाता है। गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, जस्ट इमेजिन अगर कभी ऐसा हो जाए, आपने शायद ऐसा किया होगा या फिर आप जिस व्हीकल से ट्रैवल करते होंगे उसने कभी ऐसा कर दिया होगा, रेड लाइट जंप कर दिया हो। रेड लाइट समझते हैं, जो सिग्नल होता है उसे अगर जंप कर दिया, सो ये एक्चुअल में एक पनिशेबल ऑफेंस है। पर इसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया किसने? सो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया जिससे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके और ट्रैफिक इजीली क्या कर सके, वहां से जा सके।
बट अगर आप कभी ऐसा कर देते कि आप रेड लाइट जंप कर देते हैं तो पुलिस जो है वो क्या करेगी, आपको पकड़ेगी, पकड़ कर ले जाएगी कोर्ट, और कोर्ट क्या करेगा, आपको उसके लिए पनिशमेंट देगा, राइट, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। सो इसी तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है जिससे सोसाइटी जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। उसी तरीके से इकोनॉमीज जो है वो भी ऑपरेट होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन लेती है इकोनॉमी को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। जैसे कि हम बात करें कि जो डॉलर है, जो रुपीज है, इनके रेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीजें हम कहां समझते हैं, सोशल साइंस के अंदर समझते हैं। फिर यहां पर देखिए हाउ द पास्ट एंड प्रेजेंट जॉइंटली शेप और फ्यूचर, मतलब जो पास्ट में हुआ, जो अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर कैसे शेप करता है। अब अगर हम बात करें, आज आप जिस कंट्री में रह रहे हैं जिसका नाम है इंडिया, ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर एक्चुअल में हम बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि यहां पर क्या है, डेमोक्रेसी है। पर ये डेमोक्रेसी क्या हमेशा से हुआ करती थी, या फिर पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे जिसके कारण डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में आ गई। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि ब्रिटिश एरा जब हमारे यहां पर चल रहा था तो ये डेमोक्रेसी का नामो निशान मिट चुका था। पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने फाइट की, उन्हें ब्रिटिशर्स को यहां से दूर भगाया और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा रखा, डेमोक्रेटिक नेचर बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया का। एक्चुअल में जो पास्ट में चीजें हुई है और जो प्रेजेंट में अभी हम कर रहे हैं, वही क्या करती है, जॉइंटली हमारे फ्यूचर को यहां पर डिसाइड करती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सोशल साइंस से हमें क्या क्या चीजें यहां पर पता लगती है और किस तरीके से हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समझिए यही सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ के बेसिस पर भी आने वाली है। तो देखो हमारी जो सोसाइटी है ना, एक्चुअल में वो कैसी होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। कैसे करती है समझना। सबसे पहले बात करें शेयर्ड रिलायंस की। ह्यूमन लिविंग इन अ ग्रुप एंड फंडामेंटली रिलाई ऑन वन अनदर। ठीक, कैसे हम लोग ग्रुप्स में रहते हैं। क्या आपने देखा कभी कि कोई भी आइसोलेटेड तरीके से रहता है? नहीं, हम सब क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। आप जब कहीं ट्रैवल करते होगे तो ग्रुप्स में ट्रैवल करते होगे, और भी बहुत सारे लोग होते होंगे। आप स्कूल जाते हो, वहां पर भी आपका ग्रुप है, आपकी सोसाइटी में भी आपका ग्रुप होगा। ह्यूमंस जो है वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और साथ ही साथ में एक दूसरे पर रिलाय भी करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। सबसे पहले बात करें इसमें स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस की। इंडिविजुअल लाइफ्स आर शेप्ड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल, मतलब किसी भी एक पर्सन की लाइफ कैसे शेप होती है, इस चीज को समझो। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरमेंटल कंडीशन की। अभी मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन अगर कोस्टल रीजन में रहता है तो उसकी लाइफ स्टाइल कितनी डिफरेंट होने वाली है एक ऐसे पर्सन से जो एक्चुअल में एक लैंडलॉक्ड स्टेट में रह रहा है। क्लियर? ऐसे ही हम बात करें, और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अब चलिए यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं। हम दो डिफरेंट जगह की बात कर रहे हैं, ठीक। एक हम बात कर रहे हैं किसकी, कश्मीर की बात करेंगे, और दूसरी हम यहां पर बात करेंगे केरला की, ठीक है। अब यहां पर आपको बहुत डिफरेंट चीजें दिखाई देने वाली हैं। इंडिविजुअल्स हैं, है ना, दोनों जगह पर रहने वाले एक एक पर्सन की बात करते हैं। यहां के जो पर्सन होंगे वो कैसे क्लोथ वियर करने वाले हैं। एक्चुअल में वो गर्म वुलन क्लोथ जो है वो वियर करने वाले हैं। पर वहीं हम केरला में बात करें तो ये लोग कैसे क्लोथ पहनेंगे, ये कॉटन क्लोथ पहनने वाले हैं, व्हाइट कलर के लुंगी शर्ट, राइट। एक्चुअल में ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट है ना। कश्मीर में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक, तो वुलन क्लोथ पहनने पड़ेंगे। पर केरला में क्या होता है, गर्मी होती है, कोस्टल रीजन है, यहां पर कॉटन क्लोथ पहनने पड़ते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो शेप होती है एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन। वैसे ही हम बात करें गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इंडिविजुअल की लाइफ पर उतना ही इंपैक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जनरेशनल ट्रेडिशनल्स एंड आइडियाज। ये जो सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, और कैसे कैसे करके इंडिविजुअल की लाइफ को शेप करती है सारी चीजें, इन्हीं सब चीजों की स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट में, दैट इज सोशल साइंस। क्लियर हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें कि ये सोशल साइंस का एक्चुअल में कोर ऑब्जेक्टिव है क्या, इसे समझ लो। एक्सप्लोरिंग सोसाइटल कनेक्शन टू डिकोड कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। एक्चुअल में हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इसे समझना, इसे डिकोड करना, यही तो किसका काम है, यही काम है सोशल साइंस का, और यही इसका क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो रहा है? मतलब ये हमें समझा रहा है कि भाई एक पर्सन अगर पंजाब में रहता है,
ठीक है, और दूसरा पर्सन अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है तमिलनाडु में रहता है, राइट। सो ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, साथ ही साथ में यहां पर इनके बीच में क्या क्या लाइफस्टाइल डिफरेंस होने वाले हैं। जस्ट इमेजिन हम बात करें, इनका ऑक्यूपेशन क्या होगा, मेनली ये एग्रीकल्चर पर फोकस करते होंगे, ठीक। यहां पर हम बात करें तो हो सकता है ये भी एग्रीकल्चर पर फोकस करते हो, पर ये यहां पर आपको एक और चीज में इंडस दिखाई देंगे, दैट इज फिशिंग में भी दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन में रहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी और जगह की, जस्ट इमेजिन हम यहां पर बात करते हैं झारखंड वाले रीजन की, ठीक। आपने इन स्टेट्स के नाम तो सुने ही होंगे। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, अबंडेंस में मिनरल पाए जाते हैं, और इसलिए यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है। सो कैसे ये पैटर्न, कितने कॉम्प्लेक्स पैटर्न, इन सभी को डिकोड करने का काम किसका है, इन सभी को डिकोड करने का काम है सोशल साइंस का। और यही हमें आगे चलकर भी समझना है कि सोशल साइंस किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर एक बहुत ही बेसिक चीज को समझ लेते हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, ठीक। नेचुरल साइंस क्या आप समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आप नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो हमने देखा कि भाई केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहती है। वैसे ही हम बात करें बायोलॉजी की तो हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें ये क्या हो जाती है, ये हो जाता है नेचुरल साइंस। पर जब हम बात करते हैं सोशल साइंस की तो इसका फोकस एरिया कहाँ चला जाता है, तो यहाँ देखो सबसे पहले फोकस एरिया की हम बात करें द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर कौन फोकस करने वाला है, नेचुरल साइंस फोकस करने वाला है। पर वहीं सोशल साइंस किस चीज पर फोकस करता है, तो ये ह्यूमन सोसाइटी और इनके बीच में होने वाले इंटरेक्शंस पर फोकस करता है कि ह्यूमन सोसाइटी एक्चुअल में कैसी है, किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज दिखाई देती है और वो साथ में इंटरेक्ट करती है, तो क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, इन सभी की स्टडी पर फोकस करता है सोशल साइंस। फिर हम बात करें की डिसिप्लिन के बारे में, सो यहां पर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। पर जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में, राइट। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ह्यूमन सोसाइटी और उनके इंटरेक्शन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहां पर इनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कोर गोल की कि एक्चुअल में नेचुरल साइंस का कोर गोल क्या है। इसका कोर गोल है डिस्कवरिंग ऑब्जेक्टिव नेचुरल लॉस, मतलब एक्चुअल में जो नेचुरल लॉज है उन्हें डिस्कवर करना, ठीक। जैसे कि हम बात करें न्यूटन के लॉस की बात करें कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। सो ये हमें कहां से पता लगा, इस नेचुरल लॉ से पता लगा, यही तो इसका कोर गोल था। पर सोशल साइंस का कोर गोल क्या है, एक्सप्लेनिंग इंटरकनेक्टेड ह्यूमन सिस्टम, मतलब ह्यूमंस एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं चीजों को लेकर, ये सारी चीजों को समझाता है कौन, सोशल साइंस। जस्ट इमेजिन हम बात करें कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोग की लाइफ स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्यों दिखाई देती है, उनका कल्चर डिफरेंट क्यों, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट क्यों है। सो इसके भी रीजंस हैं और इसकी स्टडी कैसे होगी, वो होगी सोशल साइंस के थ्रू। क्लियर हो गया। सो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं एक इनविजिबल सिस्टम के बारे में। किस इनविजिबल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, बेसिक डेली रूटीन डिपेंड्स एंटायरली ऑन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एक इनविजिबल सिस्टम ना एक्चुअल में काम करता है, समझो कैसे ये गवर्नेंस, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इस चीज को समझना। जस्ट इमेजिन हम बात करें, आप रोज सुबह उठते होगे, ठीक है, और आप क्या करते होगे, आप मिल्क कंज्यूम करते होगे, है ना। मे भी हो सकता है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बोर्नविटा, ऐसी कोई चीज का यहां पर यूज करते होंगे, ठीक, डेली। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कोई मिल्क प्रोडक्ट को क्या करते होंगे, कंज्यूम करते होंगे डेली सुबह उठकर, राइट। अब ये जो चीज है ये एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे हुई, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो मिल्क है ये प्रोड्यूस कैसे हुआ ये समझ लो। सो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें मिल्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, इस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज तो जो मॉनसून है वो सही रहे, मतलब क्या हो, अच्छी रेन होना चाहिए,
आप बोलोगे रेन का क्या रिलेशन सर मिल्क से? अच्छी रेन होगी तो क्या होगा? अच्छा फॉडर होगा। क्लियर? इसे क्या करेगी? ये जो काऊ है ये कंज्यूम करेगी और इससे क्या हो पाएगा? काऊ से ही मिल्क जो है वो हमें मिल पाएगा। ठीक, वो फार्मर क्या करेगा? इस मिल्क को यहां पर निकाल कर हमें दे पाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं। तो दूसरी चीज समझना, ये इकोनॉमी की अब हम बात करेंगे। अब ये इससे कैसे कनेक्टेड है? एनवायरमेंट से। सो एक्चुअल में ये जो मिल्क था ये तो क्या हो गया? यहां पर प्रोड्यूस हो चुका है, पर ये मिल्क किसी विलेज में प्रोड्यूस हुआ था। अब ये आपके घर तक आपके रेफ्रिजरेटर में कैसे पहुंच गया? सो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो फार्मर थे, ठीक, इन्होंने क्या करा? इस मिल्क को एक कंपनी को दे दिया। जस्ट इमेजिन वो कंपनी जिसका मिल्क शायद आपके यहां पर आता होगा, अमूल को दे दिया। ठीक, ये यहां पर जाकर प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में ये क्या हुआ? ये पैक हुआ। उसके बाद में क्या किया गया? इसे ट्रांसपोर्ट किया गया। ठीक है, मतलब क्या किया गया? एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया और फाइनली वो उस विलेज से क्या हो गया? उस विलेज से ट्रांसपोर्ट होकर आपके घर तक आ गया और आपके रेफ्रिजरेटर में आपको दिखाई दिया। ठीक, तो इसके पीछे इस इकोनॉमी ने कहीं ना कहीं काम करा होगा। अब इकोनॉमी ने काम कैसे करा? ये जो मिल्क है, जस्ट इमेजिन इसकी प्राइस कितनी है? 30 रुपीज इसकी प्राइस है। ठीक, ये आपके घर पर आया, मतलब आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने ये मिल्क जो है वो परचेस किया। अब ये जो 30 रुपीज है किस किस को मिलने वाले हैं? सो ये जो ड्राइवर अंकल होंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में इस मिल्क को लेकर आए होंगे, उन्हें उसमें से कुछ मिलेगा। ये कंपनी जिसने इसकी पैकेजिंग करी होगी, इसे प्रिजर्व करा होगा, उसे कुछ मिलेगा। और जो फार्मर जिन्होंने प्रोड्यूस किया था उन्हें कुछ मिलेगा। मतलब इकोनॉमी यहां पर काम कर रही है। फिर उसके बाद में हम बात करें तीसरी चीज की, तो ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है, पॉसिबल कैसे हो पा रही है इतने स्मूथ तरीके से? सो एक्चुअल में यहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट ने यहां पर ब्रिज बना रखे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहां पर रोड्स बना रखी है। गवर्नमेंट ने यहां पर प्राइस को डिसाइड करके रखा है कि ये जो मिल्क है ये 30 रुपीज का इतना मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में विलेज से लेकर उस सिटी तक आने के लिए ब्रिज बना हुआ है, रोड्स बनी हुई। ये सब किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। मतलब गवर्नेंस, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एक दूसरे से पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। एक वेब की तरह ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती है। अगर इसमें से एक भी चीज फेल हो जाए, जस्ट इमेजिन हम यहां पर बात कर लेते हैं कि एक भी चीज फेल हो जाए, मतलब पहली चीज ही देख लो, अगर रेन नहीं हुई तो क्या नहीं होगा? तो फॉडर नहीं होगा। फॉडर नहीं होगा तो काऊ जो है वो सही से उसे डाइट नहीं मिलेगी, और सही से डाइट नहीं मिलेगी तो मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। पहली चीज तो ये हो गई। चलो ठीक है, ये हो भी गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये हुआ कि ये फार्मर ने मिल्क प्रोड्यूस तो कर लिया, पर ये कंपनी अवेलेबल नहीं है। अगर ये कंपनी अवेलेबल नहीं है तो क्या होने वाला है? इस मिल्क को सिटी तक पहुंचाने में तो बहुत समय लग जाएगा, पर उसे प्रिजर्व नहीं किया गया, पैक नहीं किया गया, तो ये कितना टफ हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि रास्ते में आते आते ही खराब हो जाए, क्योंकि मिल्क जो है वो एक पेरिशेबल गुड होता है, बहुत ही कम समय में वो खराब हो जाता है। राइट, इसी तरीके से हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट यहां पर काम नहीं करती, गवर्नमेंट क्या नहीं करती? इस ब्रिज को नहीं बनाती, इस रोड को नहीं बनाती, तो क्या मिल्क आपके घर तक पहुंच पाता? शायद नहीं पहुंच पाता। तो ध्यान रखना कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो हमारा बेसिक डेली रूटीन है, वो एंटायरली क्या करता है? इंटीग्रेटेड नेटवर्क पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें गवर्नेंस, इकोनॉमी और एनवायरमेंट सब कुछ होते हैं। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? सो इस तरीके का सिस्टम, एक इनविजिबल सिस्टम जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में काम करता है। बस आपको क्या करना है? चीजों को ऑब्जर्व करना चालू करना है, आप ये सारी चीजों को एक एक करके समझने लगेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ऐसे ही कुछ और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जस्ट इमेजिन हम यहां पर बात करें हाउसिंग और एनर्जी के बारे में। सो आपका जो घर है, जो आपका हाउस है, वो जब बना, ठीक है, उसे बनाया गया, उसे बिल्ड किया गया, तो क्या ये सारा जो मटेरियल है, वहां पर ब्रिक्स लगी होगी, वहां पर हम बात करें सैंड लगी होगी, सीमेंट लगी होगी, क्या ये सब आपके घर में ही प्रोड्यूस होता था? ऐसा तो नहीं है। सो एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स रीजन से क्या किया गया? लाया गया। ठीक, तभी जाकर तो आपका जो घर है उसे बिल्ड कर सके। वैसे ही हम बात करें एनर्जी की, अभी आई होप आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के पड़ोस में ही प्रोड्यूस होती है? ऐसा तो नहीं है। ये एक्चुअल में किसी डैम में प्रोड्यूस हो रही होगी, और पूरे ग्रिड सिस्टम का एक नेटवर्क बना होगा, उससे आपके घर तक आ रही होगी। सो इसमें भी तो कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे, और कितना बड़ा एक वेब, एक नेटवर्क जो है वहां पर दिखाई देने वाला है। उसी तरीके से हम बात करें फूड एंड ट्रांसपोर्ट की, सो
मील्स इन्वॉल्व ग्लोबल ह्यूमन सप्लाई चेन, मतलब जो फूड आपकी थाली में आपको दिखाई देता है, एक्चुअल में इसके पीछे कितने सारे एफर्ट्स लगे होंगे, कितनी लंबी एक प्रोसेस होगी। एक फार्मर ने सबसे पहले एक सीड को ग्रो किया होगा, उससे एक ग्रेन जो है वहां पर ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए होंगे, उसे हार्वेस्ट किया गया होगा, उसे साफ किया गया होगा, उसे सॉर्ट किया गया होगा, उसे पैक किया होगा, पैक करने के बाद में प्रोसेस होगा और फिर आपके घर में वो पहुंच पाया होगा। सो एक लॉन्ग चेन जो है यहां पर दिखाई देती है। वैसे ही हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, सो डेली कम्यूट्स रिलाई ऑन द पब्लिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पब्लिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के कारण तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपको स्कूल जाना है, अगर आपके घर के पास में अच्छी रोड नहीं होगी आपके स्कूल तक के लिए, तो मे बी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा वहां पर जाने में और जाने आने में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। वैसे ही बात करें एजुकेशन की, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, सो डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। अभी आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के पीछे क्या है, एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या है। सो एक्चुअल में एक अथॉरिटी होगी, ठीक, एनसीईआरटी नाम की एक बॉडी है ना, जो क्या करती है, आपके लिए बुक्स को डिजाइन करती है और आप उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे कि आप अभी इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं। सो इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअल में सोशल साइंस आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आप सोसाइटी को समझ सके, उसके कोर कंसेप्ट को समझ सकें और आप आगे जाकर क्या कर सकें, इन सभी चीजों का यूज करके अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से शेप कर सके और अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सके, राइट। सो ये सारे क्या हो जाते हैं, रियल एग्जाम्पल हो जाते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गए होंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में सारी की सारी चीजें कैसे होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं हम एनालिटिकल इंक्वायरीज के बारे में, हाउ सोसाइटी ऑपरेट, एक्चुअल में सोसाइटी ऑपरेट होती कैसे। तो यहां पर देखना, सिस्टमेटिक ड्राइवर की जब हम बात करेंगे, सोसाइटी इज ड्रिवन बाय जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड चॉइसेस। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारी सोसाइटी डिफरेंट जियोग्राफी जहां पर होगी, मतलब जहां का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसी ही वो सोसाइटी होने वाली है। साथ ही साथ में वहां पर जो हिस्टोरिकल इवेंट रहे होंगे, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं और हमारी चॉइसेस क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट है। एक्चुअल में ये सारी की सारी चीज़ें जो है, सोसाइटी कैसे ऑपरेट होगी, ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो सोसाइटी को ड्राइव करने वाले ये सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, रिसोर्स एंड चॉइसेस। ठीक, अब कैसे ये काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये हम आगे चलकर समझने वाले हैं। चल आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर कुछ की एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाई डज पॉपुलेशन डेंसिटी वेराई बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस। तो सिटीज और विलेजेस के बीच में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्यों डिफरेंट होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शायद कभी आपने सोचा होगा, चलो हम यहां पर देखते हैं। सो ये जो सिटीज हैं और विलेजेस हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी में क्यों डिफरेंस है, इस चीज को समझ लो। हम जस्ट इमेजिन यहां पर बात करते हैं किसकी, सिटीज के बारे में बात करते हैं या फिर हम विलेजेस के बारे में बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो सिटीज है उसमें कंटिन्यूसली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है और बहुत ही डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, डेंसली पॉपुलेटेड यहां पर सोसाइटीज दिखाई देती हैं। एक्चुअल में ना लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब ये समझ लो कि यहां पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है सिटीज में। इसलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होकर विलेजेस से कहां पर आ जाते हैं, यहां सिटीज में आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन हम बात करें भाई सिटीज में जॉब्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि इंडस्ट्रीज यहां पर डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर आईटी में आपको जॉब दिखाई दी जाएगी, बैंकिंग में जॉब दिखाई दी जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी जो आपकी लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। सो ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा लोग होने वाले हैं। वहीं अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो यहां पर आपको मेनली जो ऑक्यूपेशन दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एग्रीकल्चर। सो सिर्फ एग्रीकल्चर कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, इस कारण लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होकर सिटीज में आ जाते हैं और इसलिए ही कहीं ना कहीं सिटीज और विलेजेस की पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहां पर वेरी करती हुई दिखाई देती है, मतलब अलग अलग दिखाई देती है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे समझे अगली चीज को, व्हाट डिराइव्स द मैसिव डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। सो लैंग्वेज और ट्रेडिशन की डाइवर्सिटी, इंडिया हमारा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे इंडिया में हर एक प्लेस पर आप देखोगे डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट यहां पर लैंग्वेजेस जो है वो दिखाई देती है। ठीक,
कैसे एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखना, एक्चुअल में जो हमारा इंडिया है, ठीक, हमारे इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि ये इसका सदर्न रीजन हो गया, और यहां पर हम बात करें कि जो ये पूरा नॉर्दर्न रीजन हो जाता है, ठीक है। सो एक्चुअल में यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई देती है, अलग लैंग्वेज है, अलग ट्रेडिशन है, ठीक। आपने यहां पर देखा होगा कि हमारे इंडिया में इस वाले रीजन में कुछ अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है और इस सदर्न रीजन में कुछ अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, तमिल, तेलुगु ऐसी लैंग्वेजेस दिखाई देती है। वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो महाराष्ट्र वाले रीजन में मराठी दिखाई दी जाएगी, गुजरात वाले में गुजराती दिखाई दी जाएगी, पंजाब वाले रीजन में पंजाबी दिखाई दी जाएगी। इसके कारण क्या है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी ना, ये इतनी अच्छे तरीके से पहले कनेक्टेड नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि पहले से ही मोबाइल फोन्स थे, ईमेल्स थे, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाए। तो लोकलाइज्ड लेवल पर सबने अपने अपनी लैंग्वेजेस को क्या किया, यहां पर डेवलप किया। अब हम बात करते हैं अगर कल्चर के लेवल पर, तो कल्चर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। तो आपने देखा होगा एक्चुअल में क्या हुआ कि जब इंडिया पर अटैक किया जाता था, जस्ट इमेजिन हम बात करें मुगल टाइम्स की बात करें या फिर और भी जो भी ऐसे रूलर्स रहे जिन्होंने इंडिया में अटैक करा, तो कहां से अटैक करा, यहां से अटैक करा होगा, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन से। सो इनका और यहां के लोगों का कल्चर क्या हुआ, मिक्स हो गया, ठीक। बट यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कौन आए, यूरोपियंस आए, इन्होंने यहां पर इन्फ्लुएंस करा। सो यहां पर कल्चर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ। तो यहां पर आपको क्रिश्चियनिटी दिखाई देने वाली है, इस रीजन में आपको हिंदुइज्म और इस्लाम दिखाई देने वाला है। सो इस तरीके की चीजें दिखाई देती है। तो डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट लैंग्वेज जो है उसके कारण क्या है, इनकी स्टडी हम एक्चुअल में सोशल साइंस में ही करते हैं। फिर बात करें व्हाई डू रीजन्स स्पेशलाइज इकोनॉमिकली, फार्मिंग वर्सेस हैवी इंडस्ट्री। अब इस चीज को समझ लो कि एक्चुअल में जो रीजन्स है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है हमारे इंडिया की, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। तो देखो, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, हम वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहां पर बात करते हैं किसकी, फार्मिंग की। अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा स्टेट याद आता है भाई फार्मिंग के लिए, आपको याद आ जाता होगा मे बी पंजाब वाला रीजन या फिर मैं कहूं यूपी वाला रीजन, ठीक। और हैवी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको याद आता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन, जैसे कि यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है क्या, झारखंड, जिसका नाम है, ठीक। अब इसका कारण क्या है कि पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा, फार्मिंग बहुत अच्छी है, और वहीं झारखंड में इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत डेवलप्ड है। इसका कारण क्या है, एक्चुअल में यहां की जो सॉइल होगी, ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, बहुत फर्टाइल है, पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। इस कारण यहाँ के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, मतलब यहाँ की इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन लेवल पर काम करती है। वहीं मैं बात करूं झारखंड की, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है हैवी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक। तो इजीली मिनरल अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण आप देखोगे कि इसी रीजन में बहुत सारी हैवी स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड दिखाई देती है। सो इकोनॉमी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है एज पर द स्पेसिफिक रीजन। अब बात करें हाउ डू गवर्नमेंट डिसीजन इंपैक्ट एनवायरमेंट, गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो कैसे एनवायरमेंट पर इंपैक्ट डालते हैं। तो यहां पर देखिए फ्लड वर्सेस फार्मिंग सक्सेस, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं फ्लड वर्सेस फार्मिंग सक्सेस की, तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रहा होगा, क्या गवर्नमेंट ने यहां पर इन्फ्लुएंस करा होगा एनवायरमेंट को। जी हां, बिल्कुल किया। जैसे कि हम इस फ्लड की बात करें, ठीक, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, रिसेंटली आपने देखा होगा बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में क्या हुआ, फ्लड आए। क्यों आया फ्लड, कारण क्या है, गवर्नमेंट ने एक्चुअल में कुछ ऐसी जगहों पर बिल्डिंग परमिशन दे दी होगी जो वेटलैंड वाला रीजन होगा। कैसा रीजन होगा, जो वेटलैंड वाला रीजन होगा। मतलब अब ये जो पानी है, जो रेन हो रही है, वो पानी जाएगा कहां, तो वो सिटीज में जाकर क्या हो जाएगा, फ्लड के लेवल पर दिखाई देने वाला है। क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हाँ, इस वेटलैंड वाले रीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, सिटी डेवलप कर सकते हैं, बिल्डिंग परमिशन दे दी, तो इस कारण एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ा। अब बात करें हम फार्मिंग सक्सेस के बारे में, तो इस चीज को समझिए, पंजाब में इतनी अच्छी तरीके से फार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि यहां पर ना एक्चुअल में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, और वो क्या था, वो ये था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो कहां सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया, वो पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए वहां पर फार्मिंग सक्सेस दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी क्या रीजन था, गवर्नमेंट डिसीजन ही तो रीजन था।
समझ पा रहे होगे? ये सारे क्वेश्चंस जो है इनके पीछे के कुछ रीजंस भी है, और ये रीजंस कौन बता रहा है? ये रीजन बता रहा है सोशल साइंस, वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ के पॉलिटिकल डिसीजन मतलब पॉलिटिकल साइंस, वहाँ का हिस्टोरिकल जो एक्चुअल में पास्ट रहा है वो, और साथ ही साथ में वहाँ की इकोनॉमी। ये सारी चीज़ों के पीछे के रीज़न कौन बताएगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा? सोशल साइंस देगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं द बिग पिक्चर के बारे में। लोकलाइज्ड चेंजेस ब्रिज पीपल प्लेसेस सिस्टम्स इनटू अ सिंगल कनेक्टेड स्टोरी। सो एक्चुअल में ना आप अपने आजू बाजू में ऑब्जर्व करना, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि पिछले कुछ सालों में उन चीज़ों में कितना चेंज आया है, और एक चीज के चेंज होने से क्या बाकी सारी चीजें चेंज हुई है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही होता है एक्चुअल में, कि जो लोग हैं, जो प्लेसेस हैं और जो सिस्टम है वो सब क्या है, वो एक कनेक्टेड स्टोरी है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर ऐसा हुआ हो आप जहां पर भी रहते हो ये आपका होम है, ठीक है, इससे कुछ दूर ही क्या हो जाए, एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, तो यहाँ के क्या पीपल पर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या ऐसा होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा। अगर आपके घर के पास में ही इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो इन लोगों को क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी, और अगर इन्हें जॉब मिल गई तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा, इनके पास में पैसा आने लगेगा तो ये इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर अच्छी अच्छी प्लेसेस जो है आपको देखने को मिलने लगेगी, और इसी तरीके से सब क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप भी ये चीज को ऑब्जर्व करना चालू करेंगे कि आपके आसपास कुछ सालों में क्या क्या चीजें चेंज हुई है, और धीरे धीरे करके आपको इनके बीच का कनेक्शन जो है वो समझ में आने लगेगा। तो उससे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल चीज नहीं है, ये पूरी एक कनेक्टेड स्टोरी, एक बिग पिक्चर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहां पर बात करते हैं सोसाइटल एवोल्यूशन थ्रू टाइम के बारे में। मतलब अब हम ये देखने वाले हैं कि टाइम के साथ में कैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है। तो हम यहां पर बात करेंगे इन्हें 3 फेसेस में डिवाइड करके। सबसे फर्स्ट फेज की बात करने के लिए चलेंगे, उससे पहले देख लो द हिस्टोरिकल शिफ्ट ओवर 1000 ऑफ द ईयर कम्युनिटीज ट्रांसफॉर्म्ड रेडिकली। ठीक है, तो 1000 ऑफ ईयर्स में सोसाइटी जो है हमारी, जो यहां पर कम्युनिटीज है वो क्या हुई है? ट्रांसफॉर्म हुई है पूरी तरह से। कैसे हुई है समझना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट फेज की अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे फर्स्ट फेज में देखो डायरेक्ट सर्वाइवल बेस्ड डिपेंडेंस ऑन नेचर। मतलब यहां पर एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस समय पर अर्ली मैन की। किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्ली मैन की बात कर रहे हैं। कौन होते थे अर्ली मैन? एक्चुअल में हमारे एंसेस्टर्स, ठीक, ये क्या करते थे? ये डायरेक्टली किस पर बेस्ड हुआ करता था इनका पूरा का पूरा जीवन? नेचर पर। ठीक है, इनकी जो लाइफ थी, इनका जो सर्वाइवल था वो पूरा पूरा नेचर पर डिपेंडेंट था। मतलब क्या? ये इन्हें जब भी भूख लगती थी ये घर से बाहर निकलते थे, मतलब घर तो नहीं थे, केव्स में रहते थे, उनसे बाहर निकलते थे। इन्हें कोई एनिमल दिख जाता था उसे मारते थे, खा लेते थे, भूख मिट गई। इन्हें देखा कहीं किसी पेड़ पर फ्रूट लगा हुआ किसी ट्री पर, उसे तोड़ा, खा लिया, सीड को वहीं के वहीं फेंक दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते थे। मतलब क्या? ये हंटर और गैदरर हुआ करते थे। मतलब ये जब भी इन्हें भूख लगी तब ये निकले और डायरेक्टली नेचर में जो भी मिला उसे क्या कर लिया? इन्होंने कंज्यूम कर लिया। दैट्स इट। ठीक, पर धीरे धीरे करके क्या हुआ? सोसाइटी इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, और यहां पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दिखाई देता है, और साथ ही साथ में एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब सोचो जरा ये कैसे हुआ होगा एक्चुअल में, कि ये लोग अभी तक तो क्या कर रहे थे? ये हंट करते थे, गैदर करते थे, फ्रूट्स मिल गए खा लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज मिली उसे कंज्यूम करा, दैट्स इट। पर ये धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर यहां पर कैसे डेवलप हो गया? ऐसा क्या कारण था कि एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा? सो इन्हें ये चीज समझ में आई, एक स्टोरी से समझना। जस्ट इमेजिन एक अर्ली मैन है, ठीक है, एक अर्ली मैन है मतलब एक आदि मानव है। उन्होंने क्या करा? उन्हें एक ट्री पर एक फ्रूट दिखाई दिया। जस्ट इमेजिन उन्हें एक मैंगो दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया? उस मैंगो को खा लिया और उस सीड को वहीं पर छोड़ दिया, फेंक दिया। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ? वो सीड जो थी वो एक्चुअल में सॉइल के नीचे दब गई। ठीक है, और वहां से एक न्यू ट्री जो है वो ग्रो होना चालू हो गया।
तो किसी ने तो ये ऑब्जर्व किया होगा जिससे उसे ये समझ में आया कि एक्चुअल में सॉइल के नीचे अगर हम किसी सीड को डाल देते हैं तो उससे एक प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री बन जाता है और फिर उसमें वैसे ही फ्रूट्स लगते हैं जैसा हमने फ्रूट एक्चुअल में खाया था। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट चालू हुआ। अब जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट चालू हुआ तो यहां पर इन्हें एक्चुअल में और भी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। जस्ट इमेजिन हम बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर करना है तो सॉइल को क्या करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने एनिमल का डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया। सो इस तरीके से ये चीजें डेवलप हुई फेज 2 के अंदर। फिर हम जब बात करेंगे फेज 3 की तो यहां पर आपको अर्बन सेटलमेंट दिखाई देगा, टूल मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस भी दिखाई देगा। अब जब एक्चुअल में सबसे पहले तो ये नोमैड्स हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। दूसरे फेज में इन्हें समझ में आया कि अगर एग्रीकल्चर करना है तो एक जगह पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में कुछ समय लगता है और समय लगता है तो हमें वहां क्या करना चाहिए, अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर रहना चालू कर देते हैं। ठीक, तो उस तरीके से वहां पर हम एग्रीकल्चर भी कर पाएंगे। अब उसके बाद में बात करें फेज 3 की तो यहां पर अर्बन सेटलमेंट होना चालू होगा, मतलब सोसाइटी और डेवलप होने लगी। जो पहले टूल्स यूज किए जाते थे और ज्यादा शार्प हो गए, और ज्यादा बेटर हो गए, एडवांस हो गए, और साथ ही साथ में गवर्नेंस सिस्टम जो है यहां पर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर बनने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे, तो उनके बीच में सारी चीजें स्मूथ तरीके से चलती रहे, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम भी यहां पर आ गया। सो समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोसाइटी जो है एक्चुअल में टाइम के साथ में इवॉल्व होती है, और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, द स्टडी ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइनी विलेजेस इनटू मैसिव टाउन्स एंड सिटीज। तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटी ऐसे मतलब कुछ कुछ जगहों पर लोग रहने लगे थे, स्कैटर तरीके से रहते थे, विलेजेस बनते गए, विलेजेस से वो बड़े बड़े टाउन्स बनते गए, सिटीज बनती गई, और इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। आप अभी भी देखेंगे आपके आसपास में शायद कुछ विलेजेस दिखाई देते होंगे, धीरे धीरे करके देखना आने वाले कुछ 5-10 सालों में वो भी टाउन्स बन जाएंगे, वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाने वाली है। डेवलपमेंट ऐसा ही होता है, और ये कैसे होता है, सोसाइटल एवोल्यूशन जो है वो टाइम के साथ में होता जाता है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि हम ये सारी चीजों की जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि ये इस तरीके से होता है और इसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है। तो क्या ये चीजें सब्जेक्ट डेवलप होने के बाद से ही हुई, या फिर हमारे इंडिया में बहुत पहले से था? हम रीजनिंग करना क्या पहले से जानते थे, कि हम सवाल पूछना पहले से जानते थे? तो जी हां, इसका जवाब हां है, क्योंकि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रूट्स ऑफ डीप इंक्वायरी जो है वो ऑलरेडी आपको इंडिया में दिखाई देती है। India's ancient knowledge system have historically prioritized ओपन डिस्कशन एंड डिबेट। आपको ऐसे बहुत सारे एक्चुअल में एविडेंसेस दिखाई देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देगी जिसमें बताया गया है कि हमारी सोसाइटी में पहले से ही ओपन डिस्कशन और डिबेट हुआ करते थे, जिससे यह पता लग पाता था कि किसी भी चीज के, किसी भी इवेंट के होने के पीछे का कारण क्या है। मतलब जो रीजनिंग एबिलिटी है वो एक्चुअल में एंशिएंट इंडिया से ही हमारे यहां पर डेवलप्ड है। साथ ही साथ में एक्टिव क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्शन, मतलब सभी चीजों को लेकर क्वेश्चन किया करते थे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा। ये क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर डायलॉग एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज है वो एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में पहले से ही अवेलेबल थी। इसके कुछ एविडेंसेस भी दिखाई देते हैं, उन एविडेंसेस की अब हम आगे चलकर बात करने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं उनके बारे में भी। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन में पंच महाभूतास के बारे में। क्या होता है ये पंच महाभूतास, तो ध्यान रखिएगा 5 ग्रेट एलिमेंट के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। एक्चुअल में पंच महाभूतास का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जिस तरीके से ये पूरी हमें एक्चुअल में ये जो पूरी अर्थ, ये पूरा जो वर्ल्ड दिखाई देता है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही एलिमेंट हमारे अंदर भी है। मतलब हम जो हैं नेचर और ह्यूमन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है। समझना कैसे, जैसे कि एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अर्थ की, है ना, जिसे कहा जाता है क्या, पृथ्वी जिसे कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में हम यहां पर बात करें वाटर की, मतलब जल, वैसे ही फायर मतलब अग्नि, एयर मतलब वायु, और स्पेस मतलब आकाश, ठीक। तो ये जो सारी चीजें इनसे मिलकर ही क्या हुआ, ये सब कुछ डेवलप हुआ है।
और उसी तरीके से हम भी डेवलप हुए हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर भी होता है। पंच महाभूतास इसी के बारे में बताता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये ह्यूमन लाइफ से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। सो ह्यूमन लाइफ इज एम्बेडेड इन नेचर। दीज एलिमेंट्स डिक्टेट लोकल सेटलमेंट पैटर्न, ऑक्यूपेशन, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब समझना एक एक करके कि ये सारी चीजें इन चीजों पर इंपैक्ट कैसे डालती हैं। चल, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं किसकी? सेटलमेंट पैटर्न की। अभी हमने बात करी थी, जब हम सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें काम कर रही होगी, जैसे कि जो अर्थ है, मतलब क्या, वहां की ज्योग्राफी, दूसरी चीज जो वाटर है, ठीक है। तो यहां पर सेटलमेंट कहां होते हैं? सबसे पहले हम अगर अर्ली सेटलमेंट की बात करें तो आपने एक सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब सबसे अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट यही हुआ होगा। कारण क्या होगा? क्योंकि यहां पर ये जो इंडस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ करती थी? ये एक रिवर हुआ करती थी और इसी के बैंक पर लोगों ने क्या करा? रहना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी थी, तो ये आसानी से इन्हें वाटर मिल जाता था, बाकी चीजें भी प्रोड्यूस होती थी, आसानी से यहां पर क्या कर सकते थे? रह सकते थे। ठीक, अब वैसे ही हम बात करें, ये सेटलमेंट पैटर्न तो समझ में आ गया कि लोग सेटल कैसे होते हैं। तो जहां पर भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, वहीं पर ह्यूमंस क्या करते हैं? सेटल होना चालू कर देते हैं। फिर हम बात करें अब ऑक्यूपेशंस के बारे में कि ऑक्यूपेशन जो है वो एक्चुअल में किस तरीके से इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो, अब यहां पर हम अर्थ की ही फिर से बात करेंगे, ज्योग्राफी की ही बात करते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन दिखाई देते हैं डिफरेंट जगह पर। मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर जहां पर जैसा है, जैसे कि हमने देखा था कि भाई पंजाब वाले रीजन में क्या है, सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही हमने दूसरी चीज देखी, हमने बात करी किसकी? झारखंड वाले एग्जाम्पल की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम उससे ही समझते हैं। यहां पर मिनरल अवेलेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर क्या हुआ? एक्चुअल में यहां पर इंडस्ट्री डेवलप हुई, ठीक है। और इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण यहाँ पर लोग जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो सब यहाँ आकर सेटल हो गए। मतलब ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं इसके बाद में आर्किटेक्चर के बारे में कि डिफरेंट प्लेसेस का आर्किटेक्चर डिफरेंट क्यों होता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो एयर है और स्पेस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस आर्किटेक्चर के लिए। सो एक्चुअली ना, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो देखो, जैसे कि अगर किसी जगह की एयर जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब क्या वहाँ पर विंटर के लेवल पर चीज़ें होती है, तो वहाँ घर कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कश्मीर के बारे में, यहाँ के घर कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ के जो घर होते हैं उनका रूफ कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब स्लोपी रूफ होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बर्फ गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी? स्लाइड हो जाएगी। पर वहीं अगर मैं बात करूँ केरला के घर की, ठीक, तो मैंने आपको बताया कि केरला में एक्चुअल में क्या होता है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर घर कैसे बनाए जाते हैं? ये एक पोर्शन होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये ओपन होता है, ठीक है। मतलब काफी ओपन घर बनाए जाते हैं, आजू बाजू सब चीजें बनी और बीच में एक पोर्शन है जो ओपन रखा गया। क्यों? क्योंकि जिससे क्या हो सके? एयर आसानी से पास हो सके, ठीक है। फ्रेश एयर इधर से आएगी और यहां से जो भी वार्म एयर है वो ऊपर उठकर चली जाएगी। सो इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं आर्किटेक्चर भी, ठीक। आपने देखा होगा कि असम वाला जो रीजन है, असम वाला जो रीजन है, वहां पर रेन ज्यादा हुआ करती थी, तो लोगों ने क्या करा? बैम्बूस का यूज करके अपने घरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया, जिससे वाटर जो है वो आसानी से फ्लो हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार का इशू ना हो। सो इस तरीके से ये सारी चीजें डेवलप होती है। वैसे ही हम बात करें फूड हैबिट्स की, तो फूड हैबिट भी अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके से होती है, और वैसे ही हमारी जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है वो भी टोटली डिफरेंट होती है according to season, according to these element earth, water, fire, air and space. just imagine अगर विंटर का सीजन है, मतलब ऐसा सीजन है जब ठंड ज्यादा लगती है, तो आपने देखा होगा कि जॉइंट्स में पेन होने लगता है, तो उस समय कहा जाता है ना कि क्या करो? ऑयल से मसाज करो, जिससे क्या होगा? जो लुब्रिकेशन है वो बढ़ जाएगा और जॉइंट में पेन नहीं होगा। सो ये सारी चीजें जो हैं, इससे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में हमारे एंशिएंट इंडियन नॉलेज में जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे कि पंच महाभूतास का, वो डायरेक्टली हमारी लाइफ पर इंपैक्ट डालता है। सो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे और बात करेंगे एक और कंसेप्ट।
अब हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की। ये भी एक एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही कंसेप्ट है, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। मतलब जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, पूरी एक फैमिली है, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम। मतलब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन, कल्चर, ट्रेडिशन में डिफरेंस नहीं किया जाता और ये माना जाता है कि पूरी वर्ल्ड ही क्या है, हमारी फैमिली है। एम्फेसिस डीप ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस कल्चर एंड रीजन्स। यहां पर साथ ही साथ में आपको एक और चीज दिखाई देगी कि हमारे एंशिएंट नॉलेज में ही आपको ये दिखाई देगा कि एथिकल गवर्नेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आगे चलकर आपको देखने वाला हूं। डायरेक्टली बाइंड्स पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द पब्लिक वेलफेयर। मतलब जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी, जो किंग हुआ करते थे, उनकी ड्यूटीज ये हुआ करती थी कि वो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर पर क्या करें, फोकस करें। और इसका एविडेंस हमें कहां पर दिखाई देता है, तो चलिए आगे समझते हैं। इसका एविडेंस जो है वो हमें एक्चुअल में दिखाई देता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक, सबसे पहली चीज याद रखना, ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं यही है कौटिल्य, जिन्हें और नामों से भी जाना जाता है। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक्चुअल में जो कौटिल्य है उन्होंने एक अपना अकाउंट लिखा, एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें ये क्या बताते हैं, सबसे पहले हम इसके टाइमलाइन की बात कर लें कि कब लिखी थी इन्होंने। सो अप्रोक्सीमेटली 2300 ईयर्स एगो, मतलब 2300 साल पहले इन्होंने इस बुक को लिखा था। ठीक, एट्रीब्यूटेड थ्रू कौटिल्य चाणक्य, जो इनका ही नाम है। ठीक, ऑथर कौन थे, चाणक्य ही इसके ऑथर थे। क्या बताती है ये बुक, क्या बताता है ये एक्चुअल में जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज है क्या बताता है, समझो। ये एक्चुअल में कुछ एरियाज पर फोकस करता है, जैसे कि सिस्टमैटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बुक में ये पूरी अच्छे तरीके से चाणक्य ने बताया कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी किंग को कैसे करना चाहिए। सो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य नाम के जो किंग थे, उन्हें किंग बनाने वाले पर्सन का नाम था चाणक्य, दैट इज कौटिल्य। और वो यहां पर अपनी बुक में बताते हैं कि एक किंग को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए, हर एक चीज इस बुक में लिखी हुई है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन सिस्टम, कैसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, कैसे इकोनॉमी को मैनेज किया जाए, साथ ही साथ में एक्सप्लिसिट वेलफेयर ड्यूटीज ऑफ द रूलर टुवर्ड सिटीजन। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति जो वेलफेयर ड्यूटीज है किंग की, वो क्या क्या होती है और किस तरीके से उन्हें मानना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी एंशिएंट इंडियन नॉलेज में ही दिखाई दे जाती है। मतलब ये चीजें आज डेवलप नहीं हुई है, हमारे इंडिया में हमेशा से दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। सो लाइक मॉडर्न सोशल साइंस, it values structural observation through modern field aid tools like survey, statistical interview and comparative data analysis. So अब मॉडर्न लेवल पर क्या होने वाला है, नए टूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इस तरीके से स्टडी की जाती है चीज़ों के बारे में। मतलब अब सर्वे किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरव्यू लिए जाते हैं, कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस किया जाता है। और हमारे एक्चुअल में इंडियन नॉलेज में आप देखोगे कितनी सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि हमारे यहाँ पर तो पहले से ही इन चीज़ों पर फोकस किया जाता था कि क्वेश्चन करने हैं, तब जाकर क्या होगा, एक्चुअल में सही चीज निकल कर आ पाएगी। और वही चीज यहां पर भी कहीं ना कहीं की जा रही है। लोगों से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उन्हें एनालिसिस किया जा रहा है, तब जाकर क्या होता है, हम सोसाइटी को समझ पाते हैं। ठीक है, और ये सोसाइटी को समझने के लिए हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में ही बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड दिखाई देते हैं। आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो एक चीज समझ लो, एक्चुअल में सोशल साइंस का सिर्फ एक डिसिप्लिन, जैसे कि मैं बात करूं सिर्फ हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती किसी भी इवेंट को समझने के लिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ही यहां पर हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात करेंगे। तो हम यहां पर 4 डिसिप्लिन की बात करने वाले हैं। तो देखो, द मल्टी डायमेंशनल फैमिली ऑफ द डिसिप्लिन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी, रियल वर्ल्ड इवेंट आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर एनी सिंगल फील्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी एक सिंगल फील्ड के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उन्हें यहां पर समझ पाए। एग्जांपल की बात करते हैं, ड्रॉट इंस्टेंटली ट्रिगर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्राइसिस साइमल्टेनियसली। मतलब अगर किसी जगह पर एकदम से सूखा पड़ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो वहां आप देखोगे कि बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां के एनवायरमेंट पर, वहां की इकोनॉमी पर, पॉलिटिकल और साथ ही साथ में कल्चरल क्राइसिस भी वहां पर देखने को मिलने लगेगा। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जरूरत होगी ना। हमें यहां पर अगर एनवायरमेंट को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना
पड़ेगा, उस जगह की इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, वहां के सिविक्स को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल जो एक्चुअल में सिचुएशन है उसे, और साथ ही साथ में कल्चरल क्राइसिस मतलब कल्चर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, हिस्टोरिकली जो चीज चल रही थी क्या उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज पढ़ना जरूरी है। तो चलो अब एक एक करके इन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसकी, 4 डिसिप्लिन्स में क्या क्या होने वाला है इस चीज को समझ लो। जब हम जियोग्राफी की बात करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा अर्थ के बारे में, एक्चुअल में हम जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना उनमें यही सारी चीजें तो डील करने वाले। जियोग्राफी में आपको अर्थ के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में और स्पेशल रिलेशन के बारे में पता लगने वाला है। हिस्ट्री में आप देखेंगे द ह्यूमन पास्ट एंड सोसाइटल चेंजेस ओवर टाइम, मतलब पास्ट ह्यूमंस जो हम अर्ली मैन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, और उसके बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ओवर टाइम सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए हैं और आज हम किस तरीके से रहते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, सो गवर्नेंस एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, कैसे बनती है, उनकी पावर क्या क्या है, और आपके जो सिविक राइट है मतलब एक कॉमन सिटीजन के क्या क्या राइट है, वो सारी चीजें हमें इस डोमेन में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो रिसोर्स एलोकेशन मतलब जो एक्चुअल में स्कार्स रिसोर्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वो कैसे हमारी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे उसे एलोकेट किया जाए, इसके लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली। अब ये जो फैमिली है ना, ये सिर्फ कोर 4 डिसिप्लिन नहीं होते, इनसे ज्यादा भी होती है चीजें, एक्सटेंडेड ये जो चीजें हैं अब आपको कहां मिलने वाली है, ये तो आप अभी आने वाले 2 सालों मतलब 9th और 10th क्लास में पढ़ोगे, पर 11th और 12th क्लास में अगर आप जाकर ह्यूमैनिटीज ले लेते हो तो वहां पर आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ने को मिलेगा, फिलॉसफी मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, एक्सप्लोर डीपली इन हायर ग्रेड्स, मतलब ये चीजें जो है आप हायर ग्रेड्स में जाकर एक्सप्लोर कर पाओगे। सो अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो ये सारी चीजें भी आपको मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, तो इन्हें अच्छे से अब एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहले हम यहां पर पहले डिसिप्लिन की बात करने वाले हैं, जो क्या होने वाला है, एक्चुअल में जियोग्राफी होने वाला है। ठीक, सो जियोग्राफी हमें यहां पर क्या बताता है, क्या चीजें समझ में आती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एनालाइज द लोकेशन एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, मटेरियल एंड पीपल अक्रॉस टाइम, मतलब एक्चुअल में जियोग्राफी जो है वो हम उसमें क्या समझ पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि जो प्लेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वो कैसे डेवलप हुई होगी, क्या कारण होगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अवेलेबिलिटी, और साथ ही साथ में जो लोग हैं वो अक्रॉस टाइम कहां पर कैसे सेटल हुए, ये सारी चीजें हमें जियोग्राफी की स्टडी करने पर पता लगता है। द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज की बात करें, सो कनेक्ट द नेचुरल साइंस विद द सोसाइटल फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क। सो एक्चुअल में ये जो जियोग्राफी है वो क्या करती है, वो नेचुरल साइंस जो है, ठीक है, मतलब एक जगह है वहां की बायोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वो चीज भी कितनी ज्यादा निर्भर करती है इस चीज पर कि वहां पर कितने लोग क्या करने वाले, सेटल होने वाले हैं। सो एक्चुअल में नेचुरल साइंस और सोशल फ्रेमवर्क को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देता है। एग्जांपल के लिए समझो, हाउ इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन नेचुरली पोजिशन इट एज अ हिस्टोरिकल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेडिंग हब। ठीक, तो यहां पर 2 चीज कहीं ना कहीं लिंक होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई इंडिया की जो जियोग्राफी है उसके कारण आप देखोगे कि इंडिया जो है मैरीटाइम हब के लेवल पर काम करता था, मतलब इकोनॉमी, दोनों चीज साथ में कनेक्ट हो गई। इसी तरीके से सारी चीजें इंटरकनेक्टेड दिखाई देने वाली है। सो जियोग्राफी में हम लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशियल डेटा के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जियोग्राफिकल टूल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं जियोग्राफी में, जैसे कि मैप्स, है ना, तो मैप तो आपको पता ही है, जो ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, कौन सी कंट्री कहां लोकेटेड है, कौन सी स्टेट कहां पर है। फिर बात करें ग्लोब की, ग्लोब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अर्थ का ही एक मॉडल यहां पर दिखाई दे जाता है। एटलस, जो आपने अपने स्कूल्स में पढ़े भी होंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा एडवांस सिस्टम जो एक्चुअल में विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन यहां पर क्या कर सकता है, किसी भी सरफेस की जानकारी दे सकता है थ्रू सम टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहें कि कुछ रेस की मदद से इस चीज को कर लेता है। इसे भी हम डेप्थ में जाकर समझेंगे। और वैसे ही एनालिटिकल इन्फोग्राफ्स भी। सो ये टूल्स जो हैं अब यूज किए जाते हैं, हमें इन सभी चीजों को आगे चलकर पढ़ना है। और अपकमिंग टॉपिक्स क्या होने वाले हैं हमारे लिए, तो समझना, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अर्थ फिजिकल प्रोसेस के बारे में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में अर्थ डेवलप हुई कैसे, लैंडफॉर्म्स कैसे बने, क्लाइमेट क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जैसे कि जीआईएस, जीपीएस क्या होती है। ठीक, जीपीएस का भी यूज किया होगा ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो एक्चुअल में टेक्नोलॉजीज वर्क कैसे करती है आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से जियोग्राफी जो है वो काम करती है, एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हो जाता है किसका, सोशल साइंस का।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हम दूसरे डिसिप्लिन की, जो होने वाला है हिस्ट्री। अब ये क्या क्या बताता है इसे समझना। Investigate the human past to unpack the cultural values and massive societal shift. So actual में human past को क्या करता है, स्टडी करता है, जिससे ये पता लगता है कि एक्चुअल में जो कल्चरल वैल्यूज है वो पहले कैसे हुआ करती थी और सोसाइटी किस तरीके से शिफ्ट होती जा रही है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि हम हमारी इंडियन सोसाइटी में एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, पर ये एक्चुअल में क्यों किया जाता था? हम पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं, ऐसा क्यों किया जाता था? ये सारी चीजों को, ये कल्चरल वैल्यूज जो है उनके पीछे के रीजंस को कौन बताती है? हिस्ट्री बताती है। फिर देखो द इतिहास पुराना ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, सो वन ऑफ भारतास ओल्डेस्ट कल्चरल मेमोरी टूल्स यूजेस स्टोरी टेलिंग टू ट्रांसमिट द हिस्टोरिकल फैक्ट, रीइंफोर्स एंड्यूरिंग आइडल्स एंड प्रोवाइड आइडेंटिटी। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल में हमारे इंडिया में एक सिस्टम चला करता था, स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता था, जिससे नॉलेज जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता था। ठीक, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। आपने सुना होगा ना वेदास के बारे में, वेदास आपने सुने होंगे। ये जो वेदास थे ना, ओरिजिनली ये रिटन फॉर्म में थे ही नहीं। ये किस फॉर्म में थे? ये एक्चुअल में श्रुति कहलाया करती थी। श्रुति मतलब क्या होता है? जिन्हें सिर्फ सुना जाता है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वेदास के नॉलेज को एक दूसरे को स्टोरी के फॉर्म में बताकर ट्रांसमिट किया जाता था। फिर बहुत बाद में जाकर क्या किया गया, इन वेदास को रिटन फॉर्मेट में लाया गया। सो एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी थी उसमें नॉलेज को कैसे ट्रांसमिट किया जाता था? एक दूसरे को स्टोरी फॉर्मेट में चीजें बताकर इसे ट्रांसमिट किया जाता था। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, वेदास जो है वो श्रुतियां हुआ करती थी। आगे देखो, अब हम यहां पर बात करें कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी कैसे होती है। सो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के लेवल पर देखोगे, शिफ्ट फ्रॉम द प्योर स्टोरी टेलिंग टू द एम्पेरिकल डेटा। मतलब अब चीजें कैसी हो गई? इंपेरिकल डेटा पर बेस्ड हो गई। हम तब तक उस चीज को हिस्ट्री नहीं मानते जब तक उसके कोई एविडेंसेस ना मिल जाए। पहले तो स्टोरी के बेसिस पर सब चीज ट्रांसमिट होती थी। यूटिलाइजेस द साइंटिफिक टूल्स लाइक कार्बन 14 डेटिंग। मतलब अगर कोई फॉसिल मिलता है तो उसकी कार्बन 14 डेटिंग की जाती है, जिससे पता लगता है कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है। उसके जेनेटिक्स की जांच की जाती है और साथ ही साथ में आर्कियोलॉजिकल लेवल पर भी चीजों को क्या किया जाता है, यहां इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हम बात करें ट्रेजेक्टरी की, तो आगे जाकर क्या चीजें मिलने वाली है, हम क्या क्या पढ़ने वाले। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव इंडियन हिस्ट्री की भी बात करेंगे, किस तरीके से एंशिएंट से लेकर मॉडर्न सोसाइटी तक इंडिया डेवलप हुआ है। साथ ही साथ में वर्ल्ड माइलस्टोन, रिनाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनियलिज्म, ये सब चीजें जो है स्टडी वाला जो डिसिप्लिन है उसमें हमें पढ़ने को मिलने वाली है। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। देखो आगे अब हम यहां पर कुछ की टर्म्स की बात कर लेते हैं जो मैंने अभी यूज किए थे, है ना। इन्हें ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें इंपेरिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड वाया एक्चुअल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो इंपेरिकल एविडेंसेस का मतलब ये है कि जस्ट इमेजिन, ऐसा सोचो कि हम बोल रहे हैं कि ये जो किंग है ये इस समय पर हुआ करते थे, ये पता कैसे लगा। सो हमें कुछ एविडेंस मिले होंगे उनके, हो सकता है कोई रॉक एडिक्ट मिल गया हो, हमने देखा कि कितने साल पहले लिखा गया, मतलब क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, साथ ही साथ में उसे क्या किया गया, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया, जिससे पता लगा कि हाँ ये किंग इस समय पर थे। ठीक, तो हमने इन चीजों को माना। मतलब अब हमारी हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड नहीं है जो कभी भी चेंज हो जाए, ये इंपेरिकल एविडेंसेस पर बेस्ड है। मतलब ये जो सारी चीजें वो एविडेंस के बेसिस पर अब बताई जाती है। फिर बात करें जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स, मतलब एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स ट्रेसिंग फैमिली लाइनेज, जनरेशन, रिलेशनशिप, बर्थ, मैरिज एंड डेथ। मतलब पूरी जो जीनोलॉजी है कि किसी भी पर्सन की, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं एक्चुअल में इस वंश से बिलोंग करता हूं, तो उनकी पूरी जीनोलॉजी होगी, उनके फादर, फादर के फादर, इस तरीके से एक बड़े लेवल पर आपको पूरी की पूरी जीनोलॉजी दिखाई देने वाली है। और इसी रिकॉर्ड के बेसिस पर यह दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हां एक्चुअल में इस प्रकार का इवेंट जो है हमारी हिस्ट्री में हुआ था। क्लियर? तो सारी चीजें जो है वो एविडेंस बेस्ड दिखाई देती है। अब बात करें एपिग्राफिक सोर्सेस की। So historical decrees, text और record inscribed directly onto the durable surfaces like the stone or metal plate। तो पहले एक्चुअल में किंग्स क्या किया करते थे, जो रूलर होते थे वो क्या करते थे, वो अपने किसी आदेश को, किसी ऑर्डर को, कि वो लंबे समय तक सभी को याद रहे, उसके लिए उसे इंस्क्राइब करवा देते थे। मतलब आप देखोगे कि जो पत्थर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो किंग अशोक थे, है ना, मौर्यन किंग अशोका थे, उनके आपको
रॉक एडिक्ट दिखाई देते हैं। ये सुना है आपने, रॉक एडिक्ट जो हैं उनके दिखाई देते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े स्टोन्स पर, है ना, क्या कर दिया, अपने ऑर्डर्स को लिखवा दिया, एनग्रेव करवा दिया, या फिर मेटल प्लेट्स पर ऐसी चीजें दिखाई देती है। इनके एविडेंसेस आज भी मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ, ये किंग हमारे इंडिया में इस रीजन में इस तरीके से रूल करते थे। ठीक, फिर बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस के बारे में। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस एक्चुअल में क्या होते हैं समझना, द स्टडी ऑफ द एंशिएंट कॉइन एंड करेंसी टू डिकोड आ सिविलाइजेशंस, ट्रेड, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रूलर। ठीक है, सो एक्चुअल में सिक्के, न्यूमिस्मेटिक यहां पर जो है इसका मतलब ही होता है कि ये न्यूमिस्मेटिक सोर्स क्या होगा, ये डील करते हैं किससे, कॉइन से। ठीक, जो सिक्के होते हैं, है ना, जो मुद्राएं होती हैं। एक्चुअल में आप देखोगे ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं, कॉइन्स जो है वैसे ही कुछ सील्स भी हुआ करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स जो है वो दूसरे सिविलाइजेशन से भी मिलती है। ठीक है, अब इससे क्या पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उस समय पर दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ भी ट्रेड किया करता था, जो कई हजारों किलोमीटर दूर हुआ करते थे। जिससे क्या पता लगता है कि उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री कितनी थी, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी थी, साथ ही साथ में रूलर वहां पर किस तरीके से काम करते होंगे। सो ये सारी चीजें जो है, ये हिस्ट्री अब क्या हो गई है, पूरी तरीके से सोर्स बेस्ड हो गई है, स्टोरी टेलिंग पर से पूरी तरीके से हट चुकी है और सारी चीजें सोर्स बेस्ड है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं एक और डिसिप्लिन की, दैट इज पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। ये एक्चुअल में क्या करता है, फोकस करता है गवर्नेंस पर, मतलब गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है इस चीज पर फोकस करता है, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किस तरीके से काम करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसे कितनी पावर दी गई है, सेंट्रल के पास कितनी पावर है, स्टेट के पास कितनी पावर है, और सिटीजन के पास कितनी पावर है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ में स्टेट डिसीजन मेकिंग, मतलब स्टेट जो है वो कैसे डिसीजन लेती है, क्या वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकती है या फिर उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में पढ़ने को मिलने वाली है। अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम बात करें, सो ट्रू पावर इज एम्बेडेड इन द लोकल कस्टम्स एंड सोशल टाइज। सो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, ठीक है, तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो असल में क्या होती है, जो लोकल कस्टम्स होते हैं, मतलब जो लोकल रीति रिवाज होते हैं और जो सोशल टाइज होते हैं उस पर बेस्ड होती है। समझना यहां पर एग्जांपल के लिए, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विच लीगली एम्पावर विलेज लेवल सिटीजन। सो जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंडिया में वर्क करता है और ये ग्राउंड लेवल मतलब एक विलेज में रहने वाले एक इंसान को भी ये राइट देता है कि जो टॉप मोस्ट लेवल पर गवर्नमेंट है उसके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि ये अपने एक राइट के कारण क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, मतलब वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसी तरीके से क्या होता है, एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं और वो इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। सो एक्चुअल में यही होता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मतलब हमारी एक्चुअल में सोसाइटी के हर एक इंसान को यहां पर राइट मिलता है कि वो क्या कर सके, वो इस डेमोक्रेसी में बोल सकता है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है और साथ ही साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर इलेक्ट कर सकता है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा इवोल्यूशन ऑफ थॉट के बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाइंड्स पावर टू धर्म, मतलब एक्चुअल में इंडिया में जो पॉलिटिकल थॉट है उसे धर्म के लेवल पर रखा जाता है और ये एक्चुअल में मोरल ड्यूटी बताई जाती है सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की, या फिर हम इन्हें रूलर कह लें या फिर हम उन्हें लीडर कह लें, कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनकी मोरल ड्यूटी है। क्लियर। साथ ही साथ में अर्थ मतलब वेलबींग के लिए काम करेंगे पब्लिक की, और राजधर्म मतलब रूलर की जो ड्यूटीज होने वाली है। अब हम ट्रेजेक्टरी की बात कर लें कि आगे जाकर क्या देखने को मिलने वाला है। सो कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज की हम यहां पर बात करेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, ये पूरा चैप्टर हमारे पास है। फिर हम बात करेंगे अथॉरिटी डायनेमिक्स के बारे में, पब्लिक पॉलिसीज कैसे फ्रेम की जाती है और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें कौन कौन पार्ट लेता है और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन है हमें क्या क्या चीजें यहां पर बताने वाला है। चलो अब आगे समझते हैं अपने लास्ट डिसिप्लिन के बारे में, दैट इज इकोनॉमिक्स, जो क्या बताता है, एनालाइज हाउ इंडिविजुअल producer government choose to allocate scarce resource to satisfy the unlimited human want। ये चीज ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही बताती है जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं
उन्हें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से एलोकेट किया जाए। तो इसमें बहुत सारे डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। ठीक, कौन डिसीजन लेता है? एक इंडिविजुअल, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा कि सबकी नीड जो है वो फुलफिल की जा सके। ठीक, आई होप आप ये चीज भी समझ पा रहे होंगे, इसे आगे समझें। इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी की अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है ना, बहुत ज्यादा बड़ी जर्नी दिखाई देती है। जब हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जब हमारे यहां पर नहीं आए थे, उस समय पर हमारे इंडिया को ग्लोबल ट्रेड हब माना जाता था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। ग्लोबल लीडर हुआ करता था इंडिया ट्रेड में और मैन्युफैक्चरिंग में, सेंचुरीज तक ऐसा रहा है। गुप्तन एरा की बात कर लो, मौर्यन पीरियड की बात कर लें, या फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात क्यों ना कर लें, उस समय पर भी हमें इंडिया जो है ट्रेड में अपेक्स लेवल पर दिखाई देता है। पर फिर क्या होता है, कॉलोनियल रूल आता है इंडिया में, और कॉलोनियल इंपैक्ट के कारण इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब गरीबी छा जाती है, फेमाइन आने लगते हैं, और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। पर फिर उसके बाद में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस ये चीजें दिखाई देगी। हाई प्रोग्रेस वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बैलेंस्ड अगेंस्ट ऑन गोइंग इनकम क्वालिटी चैलेंजेस। सो जैसे ही हम आजाद होते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चालू करें, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, लोगों को पढ़ाया, साथ ही साथ में बेटर हेल्थ सर्विसेज दी, और उसके कारण आज आप देखेंगे कि इंडिया कितनी तेजी से डेवलप कर रहा है। सो इस तरीके से इकोनॉमी का एक एवोल्यूशन जो है वो दिखाई देता है, और ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आगे जाकर हमें देखने वाला है फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कैसे इंडियन इकोनॉमी एक्चुअल में डेवलप हुई, मार्केट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती है, और यूनियन बजट कैसे बनाया जाता है। सो ये सारी चीजें जो हैं हम आगे आकर पढ़ने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे करके हम हर एक चीज को समझ जाएंगे। आई होप ये सारे के सारे डिसिप्लिन जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि सोशल साइंस में कितनी डाइवर्स चीजों की बात करना है, क्योंकि एक इवेंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए इन चारों डिसिप्लिन को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम अब बात करेंगे व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। अब दिमाग में आ रहा होगा शायद कि सोशल साइंस पढ़ना क्यों है भाई, इतना टफ सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़ना है? तो समझो, system comprehension so actually unlocks how daily vital infrastructure that is housing schools digital network is built and managed। मतलब अगर आपको ये समझना है कि आपका घर कैसे बना, स्कूल कैसे बने, और ये जो डिजिटल नेटवर्क है जैसे कि इंटरनेट है जिसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, ये सब चीजें डेवलप कैसे हुई है और कैसे इसे मैनेज किया जाता है इतने मैसिव सिस्टम को, तो ये समझने के लिए सोशल साइंस तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है सोशल साइंस। नेविगेटिंग डाइवर्सिटी teaches that societal differences are natural outcome of geography and history highlighting shared national university। मतलब जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं ना, कि आपको दिखेगा कि कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है, कुछ साउथ इंडियन अगर हैं तो साउथ इंडियंस अलग होंगे नॉर्थ इंडियन से, क्यों डिफरेंट है, तो ये सारी चीजें नेचुरल है, एक्चुअल में जियोग्राफी और हिस्ट्री पर बेस्ड है, और इसी चीज को साइड में रखकर हमें नेशनल यूनिटी पर फोकस करना है। ये चीज हमें सोशल साइंस सिखाती है, इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैं कहता हूं, सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में एक लिविंग सब्जेक्ट है। सोसाइटी को अगर समझना है तो सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो, एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन। सो प्रिपेयर स्टूडेंट टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम कर सको तो आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आप लॉस को समझ पाओगे कि लॉज होते क्या हैं, क्यों बनाए गए, कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ गलत है, आपके राइट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट आपको दिए गए हैं, और पब्लिक डिसीजन मेकिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन आप भी दे पाओ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, तो उसके लिए ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और उसके लिए सोशल साइंस तो पढ़ना होगा। फिर बात करें क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सोशल साइंस हमें सिखाता है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम को कैसे लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है, पब्लिक हेल्थ को कैसे बेटर किया जा सकता है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उन्हें और जनरेट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें सोशल साइंस बताने वाला है। साथ ही साथ में कनेक्टिंग टाइम हॉरिजॉन शोज हाउ
पास्ट चॉइसेस बिल्ड आवर प्रेजेंट एंड गाइडिंग वाइजर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। मतलब हमें सोशल साइंस से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में जो पास्ट में डिसीजन लिए गए थे उसके कारण आज हमारा जो प्रेजेंट है वो कैसा है, और हमें आगे जाकर कैसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। तो अगर ये सारी चीजें समझनी है तो सोशल साइंस तो पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी शुड स्टडी द सोशल साइंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में कि सोशल साइंस का फ्यूचर असल में कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें अडेप्टिंग टू रैपिड शिफ्ट, ठीक, क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, मास अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड हाइपर ग्लोबल कनेक्शन। सो एक्चुअल में जो सोशल साइंस है उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, रैपिड शिफ्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर आपको समझना है कि जो टेक्नोलॉजी, जो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी वो डेवलप कैसे हो रही है, मास अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन क्या होता है, हाइपर ग्लोबल कनेक्शन कैसे बनते हैं, तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको अभी से सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तभी आप एक्चुअल में ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर पाओगे, ठीक, और इस सोसाइटी का हिस्सा बने रहोगे। आगे देखो, सॉल्विंग द ग्लोबल डायलेमा, मतलब जो ग्लोबल डायलेमा दिखाई देते हैं उन्हें सॉल्व करने में सोशल साइंस हेल्प करता है। गाइड policies on complex systematic issue like sustainable development, social harmony and ethical AI tech deployment। So एक्चुअल में जब आप सोशल साइंस को पढ़ लोगे ना तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि जो ग्लोबल डायलेमास चल रहे हैं ना, जो सोशल ग्लोबल डायलेमास है, उन्हें आप सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा होगा ना कुछ एथिकल चीजों की बात की जा रही है कि एआई जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो किस तरीके से आगे जाकर वर्क करने वाली है। सो ये सारी चीजों को सॉल्व कौन कर पाएगा, जो एक्चुअल में अपनी सोसाइटी को समझता होगा, जो सोशल साइंस को समझता होगा। साथ ही साथ में नर्चरिंग द ग्लोबल सिटीजन, सो ट्रेन्स स्टूडेंट टू बी इन्फॉर्म्ड, एम्पैथेटिक, कल्चरली रूटेड एंड ग्लोबल अवेयर लीडर। सो एक्चुअल में स्टूडेंट को जो सोशल साइंस है वो क्या बना देगा, वो यहां पर ट्रेन कर देगा कि वो इन्फॉर्म्ड रहे, मतलब उन्हें हर चीज की जानकारी रहे, एम्पैथेटिक रहे, वो चीजों को फील कर पाए, कल्चरली रूटेड रहे, मतलब वो अपने कल्चर को समझ पाए, उनकी रूट्स को समझ पाए, और साथ ही साथ में वो ग्लोबली अवेयर लीडर की तरह काम कर पाएंगे अगर वो सोशल साइंस को समझते हैं। और ऐसा ही फ्यूचर होने वाला है हमारे इस सब्जेक्ट का, इस सोशल साइंस का। आपकी जो ये 2 ईयर जर्नी होने वाली है ना, उसमें एक्चुअल में क्या आप सीख जाओगे, क्या चीजें यहां पर डेवलप हो जाएगी। तो देखो, एनालिटिकल विंडो की बात करें, डिजाइन्ड एज अ लेंस टू एनालाइज द वर्ल्ड, ठीक, rather than a subject for raw memorization of date, map and definition। मतलब ये जो सोशल साइंस अब जैसे डेवलप किया गया, जैसे डिजाइन किया गया ना, ये एक्चुअल में एक लेंस की तरह डिजाइन किया गया है कि जब आप इस बुक को पढ़ लोगे, ठीक, आप जब ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आप वर्ल्ड को एक अलग नजरिए से देख पाओगे। रेदर देन यहां पर आपको रॉ मेमोराइजेशन नहीं करवाया जाएगा, चीजों को, डेट को, मैप को, इन सब चीजों को नहीं रटवाया जाएगा। आपका व्यू जो है उसे एक्चुअल में डेवलप किया जाएगा कि आप वर्ल्ड को एक अच्छे तरीके से देख पाओ। दूसरी चीज, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क यहां पर दिखाई देगा। टेक्स्ट बुक इंटेंशनली ब्लेंड जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एज इंटरकनेक्टेड वेब। तो बुक जो है, ये जो फ्रेमवर्क है ऐसा तैयार किया गया है कि ये सारे डिसिप्लिन्स को मिलाकर इंटीग्रेट किया गया है, ठीक, जिससे आप क्या कर सकें, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकें। जो पूरा वेब है इसे आप अच्छे से यहां पर समझ पाएं और आपका व्यू जो है वो यहां पर चेंज हो सके। सो ओवरऑल यहां पर आउटकम क्या मिलने वाला है, अल्टीमेट लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा जब आप इस पूरी बुक को पढ़कर कंप्लीट कर लोगे, जब आप इन लेक्चर्स को देखकर सारी चीजें समझ लोगे, तो देखना आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लेवल पर चले जाओगे। मतलब आप खुद सोच सकोगे कि अगर ये इवेंट हुआ है या आने वाले फ्यूचर में ऐसा इवेंट हो सकता है, ये चीजें आप खुद समझने लगोगे। रिगरस एविडेंस एनालिसिस, अगर कोई चीज हुई है आप उस पर आंख बंद करके किसी की बात सुनकर यकीन नहीं कर लोगे, आप खुद उसका एनालिसिस कर सकते हो। पर्सपेक्टिव कंपैरिजन यहां पर दिखाई देगा कि किसी के और के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किसी और का जो पर्सपेक्टिव है आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे और ये जान पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है, और साथ ही साथ में आपके अंदर डीप एम्पैथी जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सोशल साइंस, ये जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया कि सभी इंटीग्रेटेड रहें और आपको एक अलग व्यू दे सकें कि आप वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।
सो आई होप ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे टॉप कोर्सेस। और अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।